हेलो फ्रेंड्स, जय जोहार। मैं अंकिता आप सबका आपके अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। हम जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का, तो उसका मैं आज नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। हमारा पहला यूनिट ही चल रहा है अभी, तो उसका नेक्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक वो है साई एवं साई स्क्वायर का महत्व और परमाणु कक्षक। ये दोनों टॉपिक्स पे मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखते हैं साई एवं साई स्क्वायर का महत्व क्या होता है। साई बेसिकली क्या होता है, जो हमने श्रोडिंजर तरंग समीकरण पढ़ा है उसमें हमने जो तरंग फलन लिया है वो साई ही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो साई है वो एक तरंग फलन है। तो साई और साई स्क्वायर यानी कि तरंग फलन और तरंग फलन का वर्ग, इसका महत्व क्या है हमारी केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साई का महत्व। जो तरंग फलन साई है उसका क्या महत्व है, तो उसके लिए क्या बताया गया है कि किसी सूक्ष्म कण की स्थिति आदि की जानकारी के लिए जो गणितीय फलन होता है उसे तरंग फलन कहते हैं। इसे साई ऑफ एक्स टी से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पे एक्स उस कण की स्थिति और टी उस टाइम को दर्शाता है। साई का वास्तविक मान आवश्यक है, आवश्यक नहीं है, यह सम्मिश्र संख्या भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि साई जो है वो एक पूर्ण मान हो, एक वास्तविक मान हो, वह एक सम्मिश्र संख्या भी हो सकती है। साई का मान सतत होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। बढ़ रहा है तो बढ़ते हुए, घट रहा है तो घटते हुए, ऐसे साई स्क्वायर का जो मान है वो सतत होना चाहिए। साई का एक बिंदु पर एक ही मान होना चाहिए। यदि इसके दो मान होते हैं तो तरंग फलन अस्वीकार्य होगा। कोई भी एक बिंदु है तो वहाँ पे साई का मान एक ही होता है, सिर्फ एक मान होता है, दो मान नहीं हो सकते। फिर बोला है कि साई का अपरिमित मान अस्वीकार्य होता है। मतलब कि जो साई है वो परिमित होता है, इन्फिनाइट नहीं होता है, फाइनाइट होता है। साई का जो वैल्यू है वो फाइनाइट होता है। फिर अब ये तो हो गया साई का महत्व। अब हमको साई स्क्वायर का महत्व यानी कि जो तरंग फलन है उसके वर्ग, उसका महत्व क्या है, उसका अर्थ क्या है केमिस्ट्री में, इसको देखना है। तो साई स्क्वायर का महत्व क्या है, तरंग फलन का वर्ग अर्थात साई स्क्वायर किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को दर्शाता है। मतलब कि कोई भी परमाणु है तो हम जानते हैं कि परमाणु जो है वो नाभिक, उसका जो केंद्र बिंदु होता है वो नाभिक होता है। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है उस मान को हमको साई स्क्वायर बताता है। यहाँ पे एक और चीज़ दी गई है कि पार्टिकल डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू साई मॉड ऑफ साई स्क्वायर। पार्टिकल डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ साई स्क्वायर, मतलब कि पार्टिकल डेंसिटी जो है उसका घनत्व, किसी कण का घनत्व वो प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है किसके, साई स्क्वायर के मॉड के, उसके धनात्मक मान के वर्ग के बराबर होता है। परमाणु में नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ साई स्क्वायर का मान अधिकतम होता है, वह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता या संभावना अधिक होती है, इसे कक्षक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर परमाणु है एक, उस पे नाभिक होगा, तो नाभिक के बाहर चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता या संभावना जितनी अधिक होती है, जहाँ पर संभावना अधिक होती है तो उस जगह को हम कक्षक कहते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये हो गया साई और साई स्क्वायर का महत्व। अब हमको देखना है परमाणु कक्षक, जो हमने अभी बात की, जहाँ पे साई स्क्वायर का मान अधिकतम होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो उन कक्षकों को हम परमाणु कक्षक या कक्षक कहते हैं। तो उसी परमाणु कक्षक को हम शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ेंगे। क्या है उसकी परिभाषा क्या बोलता है कि नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है परमाणु कक्षक कहलाते हैं। नाभिक के चारों ओर परमाणु है, परमाणु में परमाणु का नाभिक होता है, तो नाभिक
के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की का जो क्षेत्र होता है, जहाँ प्रायिकता इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सर्वाधिक होती है, तो उस जगह को हम कहते हैं परमाणु कक्षक। अब ये परमाणु कक्षक 4 प्रकार के होते हैं। इन 4 प्रकारों को कैसे बांटा गया है, तो ये ऊर्जा के आधार पर बांटा गया है। जैसे कि जो 4 प्रकार हैं, तो उनमें ऊर्जा का वितरण हम देख सकते हैं कि s ऑर्बिटल, p, d, f ऑर्बिटल, s कक्षक, p कक्षक, d कक्षक, f कक्षक, ये 4 कक्षक है। तो चारों में ऊर्जा का जो स्तर है वो अलग अलग होता है। s सबसे कम ऊर्जा वाला कक्षक, p उससे अधिक, d उससे भी अधिक और f सबसे अधिक ऊर्जा वाला कक्षक होता है। तो इस तरह से हम बांट सकते हैं SPDF। उसको याद करने का तरीका यही है, SPDF 4 कक्षक है। 4 कक्षकों में एक परमाणु कक्षक को बांटा गया है। 4 प्रकार में बांटा गया है। तो अब S के बारे में देखते हैं। S कक्षक के लिए S कक्षक का डिटेल देख लेते हैं हम। तो S कक्षक का आकार एवं अभिविन्यास, ये एग्जाम में भी आया है कि S कक्षक का आकार एवं अभिविन्यास समझाइए करके। तो S कक्षक का आकार एवं अभिविन्यास क्या होता है देख लेते हैं। एक S कक्षक का अक्षीय प्रायिकता वक्र चित्र में दिया गया है। इस साइड है चित्र, उसमें दिया गया है। इसमें अक्षीय प्रायिकता शुरू से दूरी बढ़ाने पर बढ़ती है तथा अधिकतम होकर घटने लग जाती है। कुछ दूरी पर पुनः शून्य पर आ जाती है। यह वक्र एक ही दिशा में अक्षीय प्रायिकता दिखाता है। यह प्रायिकता सभी दिशाओं में समान होती है। अतः प्रायिकता का आकार गोलाकार वितरण मिलेगा। चूंकि अक्षीय प्रायिकता कहीं भी शून्य नहीं होती, अतः कक्षक की सीमा सतह आरेख पर निरूपित करते हैं। इसे ऐसा क्षेत्र माना जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन 95% होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो 95% होती है। अतः 1s कक्षक गोलाकार होता है और यह कक्षक अदिशात्मक होता है। गोल है इसमें देखिए, ये अक्षीय प्रायिकता, ये जो ये वाला लाइन है वो सही है ना, ये गलत लाइन है, ये वाला लाइन सही है, ये वाला लाइन सही है। तो ये अक्षीय प्रायिकता वक्र है। तो इसमें एक साइड अक्षीय प्रायिकता, एक कक्षक से दूरी जैसे ही बढ़ती जाती है तो उसका अक्षीय प्रायिकता बढ़ते जाती है और एक अधिकतम दूरी पे आके उसका मान फिर से कम होने लग जाता है और एक मान ऐसा आता है जहाँ पे उसका मान शून्य हो जाता है। अक्षीय प्रायिकता का मान शून्य हो जाता है, जबकि कक्षक से दूरी बढ़ती ही जाती है। तो इसलिए ये सभी दिशाओं में समान होता है, यही वक्र मिलता है सभी दिशाओं में, इसलिए इसका आकार वृत्तीय गोलाकार हो जाता है। ये अदिशात्मक होते हैं। ये हुआ S कक्षक के लिए। अब हमको P कक्षक के लिए देखना है। तो P कक्षक का आकार एवं अभिविन्यास। P कक्षक को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, Px, Py, Pz। Px ऑर्बिटल, Py ऑर्बिटल, Pz ऑर्बिटल। इनका आकार डमरू का आकार होता है, डंबल आकार होता है और ये दिशात्मक होते हैं। तो देख लेते हैं डंबल का आकार। पहला दिया है Px, तो ये Px है, तो ये x अक्ष ये वाला है, तो इस पे डंबल बनेगा। ये Px हुआ। फिर Py के लिए क्या, y अक्ष है, तो y अक्ष पे डंबल बनेगा और बाकी दोनों अक्ष डंबल नहीं होंगे उन पे। Pz, तो Pz के लिए z अक्ष जो लिया गया है उस पे डंबल बनेगा और बाकी दोनों अक्ष जो है वो उन पे डंबल नहीं बनेगा। तो ये हो गया Px, Py, Pz कक्षक। तो ये हो गया P के लिए। P कक्षक का आकार एवं अभिविन्यास बता दिया मैंने, समझ में आ गया आपको, इजी है एकदम, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, एक बार समझाने के बाद वैसे ही दिमाग में बैठ जाता है। फिर डी कक्षक का आकार एवं अभिविन्यास। डी कक्षक को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। 5 डी कक्षकों की आकृति तो भिन्न भिन्न होती है लेकिन ऊर्जा उनकी एक समान होती है। मतलब 5 जो कक्षक हैं, डी ऑर्बिटल के जो 5 उपकक्ष हैं उनके जो 5 उपकक्षों के ऊर्जा समान होती है, एक समान होती है। ये अपह्रासित होती हैं। इनका आकार 2 डमरू का होता है। जैसे कि dxy के लिए देखो क्या है, dxy, तो x और y को लेंगे और उनके बीच में डंबल बनाएंगे, x और y अक्ष के बीच बीच में डंबल बनेगा। वैसे ही dyz, तो dyz के लिए dy और z अक्ष लिया
और उसके बीच में डंबल बना दिया। फिर वैसे ही डी एक्स जेड लेंगे, तो डी एक्स जेड में क्या होगा, एक्स और जेड दो अक्ष लेंगे और उनके बीच में डंबल बना देंगे, तो ये डी एक्स जेड हो गया। ये तीनों जो पहले डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये तीनों टी टू जेड बनाते हैं, टी टू जेड कहलाते हैं, टी टू जेड। और फिर नीचे तो ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसके लिए क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो एक्स और वाई इस दोनों अक्ष पे दो डंबल बनेंगे और जो जेड अक्ष है वहाँ डंबल नहीं होगा। फिर डी जेड स्क्वायर, तो इसके लिए जो जेड अक्ष है उस पे इस आकृति का डंबल बनेगा, देख लीजिए यहाँ बीच में एक डंबल और एक अगल बगल डंबल, और एक्स और वाई पे कोई डंबल नहीं बनेगा। तो ये हो गया डी जेड स्क्वायर के लिए। प्रथम तीन कक्षक टी टू जी व अंतिम दो कक्षक ई जी कहलाते हैं। यार कहा था मैंने टी टू जी कहलाते हैं, तो टी टू जी इन तीनों को कहा जाता है और इन दोनों को ई जी कहा जाता है, ई जी कक्षक, ई जी ऑर्बिटल कहते हैं। ये हो गया डी कक्षक के लिए। अब एफ कक्षक बचा, जो 4 कक्षक थे उनमें से लास्ट है एफ कक्षक। तो एफ कक्षक में 7 उपकोष मिलते हैं और इनकी आकृति जटिल होती है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हम देखते हैं कि जो एस उपकक्ष होते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक डब्बा बनता है, 1s, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक के लिए। फिर अगला बना पी, तो पी में 3 उपकक्ष हैं पी में 3 उपकक्ष हैं, इसलिए इसका 3 डब्बा बनता है ऐसा, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर वैसा ही डी के लिए आए अगर, तो डी के लिए 5 बनता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 उपकक्ष बनते हैं। 5 उपकक्ष ये वाला हो गया डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये 5 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे एफ उपकक्ष है, तो एफ के लिए वैसे ही हम 7 बना सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का वितरण भी आगे चल के आगे नियमों में समझाया जाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो इन्हीं उपकक्षों में भरे जाते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, कुछ समझ ना आया हो तब भी कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।